चलो देखो, चलो ये वाला तो हो ही गया है ना, ये दूसरा वाला चेक करते हैं। देखो दूसरे वाले में क्या करोगे, यहाँ पे चेक करो, यही है, ध्यान से देख लो इसको, ठीक है। इसका पहले इसको निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका एक्स मानोगे 0 ही हो जाएगा। NO3 नाइट्रेट कितना होता है -1, तो नाइट्रेट -1 होता है, 2 नाइट्रेट -2 क्या बन जाएगा, +2 बन जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, फटाफट बोलते रहो तुम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर, चलो IUPAC बताओ। हेक्सा एक्वा कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। याद रखना डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, हाँ ठीक है, डाई ट्राई का लगाते हैं कब, जब लिगेंड रहता है तब। IUPAC हो गया। चलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बता दो। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कौन फार्मूला लगाओगे, Z - ON + 2CN। Z कितना होता है कॉपर का, 29, हाँ 29 -2 निकाल दो इसमें से और जोड़ दो कितना, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो कि 6 है। ये कितना आ जाएगा 27, इसमें 12 जोड़ो कितना आ जाएगा 39, बोलो 39। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, बना ही लोगे, ये तो बना ही लोगे ना। चलो देखो बनाते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका बनाओगे। तो ये हमारा कॉपर है, सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से दिखाते हैं। लीगेंड है H2O, 6 लीगेंड है, 6 के 6 लगा दो ऐसे, ठीक है ना, हो गया। अब बच रहे 2 नाइट्रेट, उनको कहीं भी जोड़ दो क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसको कहीं भी जोड़ सकते हो। और इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। NO3 है, NO2 नहीं, यहाँ पे NO3 कर लेना, ठीक है, बोलो। चलो 2 हो गए। चलो तीसरा वाला, तीसरे वाले का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले। ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसका -4, 4 + 4 बन जाएगा, 2 निकलेगा, आएगा +2। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो दिया है यहाँ पे कितना, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर दिया है तो अभी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। प्रभावी परमाणु संख्या निकालो। फार्मूला क्या होता है, Z - ON - 2CN। Z कितना होता है निकिल का, 28 में से निकाल दो 2 और उसमें जोड़ दो 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, 8 जोड़ना है, 2 निकालना है, तो हो जाएगा 26 और इसमें जोड़ दो क्या 8, कितना 34 आ गया। चलो IUPAC नाम बताओ। टेट्रा साइनाइडो C, निकिल नहीं निकलेट। क्यों, और देखो ये चार्ज देखो पहले, कोऑर्डिनेशन पे चार्ज -2 है, ठीक है ना, तो जाएगा, इसको मिटाते हैं क्या, चलो यहाँ टेट्रा साइनाइडो C निकलेट सेकेंड, और यहाँ लगा दो आयन। नहीं लिखोगे आयन तब भी चलेगा, समझ नहीं आया क्या माइनस रहता है, माइनस रहता है तभी लगाते हैं यार 8, बस कहाँ लगाते हैं, वो तो नॉर्मल लिखते हैं, बोलते हो हाँ, बोल क्या रहे हो पहले साफ साफ बोलो। हाँ हाँ अरे यार क्या बोल क्या रहे हो, फिर से बोलो थोड़ा हिंदी में बोलो।
हाँ 8 यार बताए थे, जब हमारा एक कॉम्प्लेक्स वाला हिस्सा रेडियन हो तभी 8 लगाते हैं, नहीं तो 8 नहीं लगाते हैं। नॉर्मल लिखते हैं, हमेशा नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ना ये -2 का क्यों आया है, इसका मतलब ज़रूर यहाँ कुछ रहा होगा, जैसे कि K2 Na2। अरे यार देखो, ये देखो पहले इसको ध्यान से देखो। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे कटैन है, अगर इसको हटाएंगे 2 लगे नहीं लगेगा, वही तो है। मतलब यहाँ -2 दिया है, इसका कटैन नहीं दिया है। अब कटैन कुछ भी वहाँ पे होगा ना, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है ना। समझा नहीं है, बताया जो कॉम्प्लेक्स ये जो बड़े वाले ब्रैकेट पर अगर माइनस चार्ज आ रहा है, देखो यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है, ये कब आता है माइनस चार्ज, जब यहाँ पे कोई कटैन रहता है। अब कटैन नहीं दिखाया है, गायब कर दिया, जब कटैन गायब करेगा तो माइनस दिखेगा। अभी यहाँ पे कटैन लगा दें हम, सोडियम 2 Na2 कर दें, तो क्या दिखेगा फिर, तब नहीं दिखेगा। समझा नहीं आया, तो क्या होगा, निकलेट। याद रखो, ठीक है, नहीं गलती करोगे, यही चीज़, यही गलती होती है ज़्यादातर। हाँ चलो स्ट्रक्चर देख लो इसका, स्ट्रक्चर। हाँ अब देखो स्ट्रक्चर इसका ऐसे नहीं समझ आएगा, क्यों, देखो अगर तुम लोगों को याद हो ना तो क्या पढ़ाए थे वहाँ पर, जब ना स्टेरिक फैक्टर कितना आता था 4 ना, जब स्टेरिक फैक्टर 4 आता था तो स्ट्रक्चर क्या बनाते थे, sp3 ना, हाइब्रिडाइजेशन होता था और बनाते थे टेट्राहेड्रल, ये बनाते थे ना टेट्राहेड्रल, ऐसे बनाते थे ना। यहाँ सेंट्रल मेटल टर्म मतलब निकिल, यहाँ पे ऐसे लिगेंड लगा देते थे, मतलब CN ऐसे कर सकते थे ना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सही होगा। और चार्ज कितना -2, ये संरचना बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही बनेगा, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये वाला भी, ये एक संरचना इसमें और होती है, ये वाली CN चलो ये, ठीक है। जब ना स्टेरिक फैक्टर 4 आता है तो इनऑर्गेनिक में नॉर्मल मतलब छोटे मॉलिक्यूल के अंदर जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर टेट्राहेड्रल ही बनता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े कंपाउंड हैं ट्रांजिशन मेटल ना, इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है, तो बड़ी होने की वजह से ये टेट्राहेड्रल भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर, चतुष्फल क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, समतली वर्गाकार, बताए होंगे अगर याद हो तो, और इसमें लिखे होंगे ज़रूर, क्योंकि उसमें सारे लिखवा दिए थे कि sp3 अगर आए तो sp3 में 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं, नहीं सॉरी sp3 नहीं है, sp3 में टेट्राहेड्रल, इसके लिए दूसरा होता है dsp2, याद है dsp2। अगर sp3 तो देखो मतलब क्या है, अगर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर 2 तरीके से बनेंगे, तो या तो ये बनेगा तो ये बनेगा। अब कैसे पता करो कौन सा बनेगा, तो इसका निकालना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, अगर sp3 आएगा तो ये बनेगा, dsp2 आएगा तो ये बनेगा। निकालो कैसे, उसके लिए वर्नर ने कुछ भी नहीं बताया था, उसके लिए VBT पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ नहीं आया, कोऑर्डिनेशन के पप्पा नहीं बताए थे कि ये कैसे होगा, कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है नहीं, समझ नहीं आया। कोऑर्डिनेशन के पप्पा ये बताए थे कि 2 तरह की वैलेंसी होती है प्राइमरी वैलेंसी फिक्स होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कहीं भी लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि कब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना, समझ नहीं आया। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्या, VBT, इसके बाद VBT पढ़ोगे। चलो इसके बाद अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद पढ़ाएंगे कब ये बने कब ये बनेगा। अभी ना इन दोनों में से दोनों बना लो, ठीक है, ये बना लो अथवा करके ये बना लो, नहीं छोड़ो जाने दो, क्या ज़रूरी है। VBT लगाएंगे अभी हो जाएगा, अभी समझ आ जाएगा। चलो अभी केवल वही बना सकते हो, दोनों बना दो ना ऐसे, sp3 के केस में ये, dsp2 केस में ये, ठीक है ना। समझ आई नहीं है, बोलो क्या नहीं आया, बता तो रहे हैं। अगर यहाँ 4 आया है तो ये दोनों बना दो अभी के लिए। अब दोनों में से कौन सही हो कौन सा गलत होगा वो बाद में अगले एपिसोड में, ठीक है ना। चलो देखो ये वाला देखो, चौथे वाले में 6 में कोई दिक्कत नहीं है, 5वें वाले फिर दिक्कत पड़ेगी, यहाँ पर भी वही हो गई, ठीक है ना, जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ भी। चलो ये वाला इसको करो, इसमें देखो ये ध्यान से क्या है, FeCN6 चार्ज -4, तो क्या लिखोगे इसमें, पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताओ,
ऑक्सीडेशन नंबर +2 ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पक्का कितना 26 में निकाले 2, 24 जो है 12, 36। IUPAC हेक्सा साइनाइडोसी फिरेट सेकेंड आयन लिखो चाहे ना लिखो, मैं तो लिख देता हूँ। देखो अब इसका स्ट्रक्चर बस क्या करना है, कुछ नहीं, अभी जो बनाए थे बना लोगे ना इसको। बस क्या करना है, ये 6 साइनेट लगा देना और बड़ा सा ब्रेकर बना ऊपर चार्ज लगा देना। ठीक है, ऐसे ब्रेकर करें चार्ज, ठीक है ना, हो जाएगा ये। चलो लास्ट वाला, यहाँ लिखें लास्ट वाला। देखो ऑक्सीडेशन नंबर बताओ +2, Cl वाला -2 +2 बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 6 नहीं भाई, देखो 2 2 4, 2 Cl है, 2 अमोनिया, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ। 84 आएगा। इस कितना होता है 78 में कितना निकालोगे 2, 76 में 8 जोड़ो 84 ना। चलो इतना आ गया। IUPAC नाम, IUPAC चलो डाईक्लोराइडो, क्लोरो में क्लोरो पुराना रूल हो गया है, क्लोराइडो। और उसके बाद प्लेटिनम की प्लेटिनम, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज नहीं है ना, माइनस चार्ज नहीं है ना, तो प्लेटिनम सेकेंड। स्ट्रक्चर भी वही फिर से, अगर sp3 आया तो टेट्राहेड्रल, नहीं तो स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर 2 बनेगी, एक सिस एक ट्रांस। क्यों, ये देखो 2 सेम, दोनों को सेम साइड लगा, दोनों को अपोजिट लगा सकते हैं ना। देखो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3, एक ये बनेगा। चलो इसको बना दे रहे, ये PT, ये तो निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए बाद में इसको समझना। ये है सील्स, एक बनेगा ये, ठीक है, दूसरा बनेगा ये, NH3 Cl, एक ये बनेगा। अब बताओ ये क्या है, तो सिस है ना, इसका एक जुड़वा भाई भी होगा ना। क्योंकि सिस अगर है तो इसका मतलब ट्रांस भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। NH3 यहाँ कर दो, NH3 यहाँ कर दो। यूपी बोर्ड में नहीं है ये समावयवता है ना ये, बोलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही रहता है, लेकिन सब्जेक्ट ढेर सारी बनती है ना। तो इसमें भी ना समावयवता होती है, काफ़ी बड़ी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो तुम लोग सिलेबस में CBSE वालों में है, ठीक है, लेकिन पढ़ा देंगे, ठीक। बन गया। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आज क्या, संयोजकता बंध सिद्धांत ना। चलो लिखो हेडिंग, दूसरी थ्योरी। लिखो VBT, हेडिंग क्या लिखोगे, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में बोले तो संयोजकता सिद्धांत।
चलो आज क्या पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना, VBT। क्या बोलते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसको पढ़े थे लेकिन वो कोऑर्डिनेशन वाला नहीं था ना, ये पढ़े थे ना लेकिन ये कोऑर्डिनेशन वाला नहीं था, ठीक। तो अब तो ये थ्योरी है तो थ्योरी तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। लिखना शुरू करो, बोलना शुरू करें। लिखो उपसहसंयोजक यौगिकों, उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण, संकरण निकालना ना, उपसहसंयोजक यौगिकों में संकरण, कॉमा ज्यामिति, ज्यामिति और चुंबकत्व आदि का निर्धारण करने के लिए, आदि का निर्धारण करने के लिए या ज्ञात करने के लिए लीनियस पॉलिंग ने, ये किसने दिया था, लीनियस पॉलिंग, और ये या ई नहीं रहेगा, हाँ लीनियस लेकिन पढ़ते हैं इनको, लीनियस पॉलिंग ने 1931 में, कब किए थे, 1931 में। बंध सिद्धांत प्रस्तुत किया, बंध सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिसे शाबाश कहते हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत, क्या लिखे सर, यही संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब सिद्धांत लिखो। नंबर 1 पहला पॉइंट, पहली बात क्या बताए थे, जैसे वर्नर बताए थे, ठीक है ना। वर्नर बेचारे तो रात से लिखे थे, रात में 2 बजे शुरू किए थे बेचारे, सुबह मंजनों नहीं किए थे अरे इसीलिए तो उनको पप्पा कहते हैं ना तभी तो पप्पा बने कोऑर्डिनेशन के। चलो लिखो पहला पॉइंट, लिखो उपसहसंयोजक यौगिकों में, लिखो उपसहसंयोजक यौगिकों में लीगेंड के बराबर नहीं, रुको ऐसे मत लिखो, कुछ गलत हो रहा है, ऐसे समझ में बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिखो लेकिन समझ में आना चाहिए ना। लिखो क्या लिखो, कोऑर्डिनेशन क्या बोले थे, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु, हाँ वही CMA, उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु यानी CMA के पास समन्वय संख्या के बराबर, समन्वय संख्या के बराबर खाली कक्षक होते हैं।
खाली कक्षक होते हैं जो लीगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं, उपसहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है। मतलब इनका मानना था, देखो लिनियस पॉलिंग का क्या मानना था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब जो CMa है, इसके पास ना खाली कक्षक होगा। क्या होगा? खाली कक्षक होगा, जिसमें क्या होगा? ओवरलैपिंग याद है ना, एक खाली रहता है एक भरा रहता है, ओवरलैप करते बॉन्ड बनता है ना। तो ये CMa का ऑर्बिटल है, इसके पास खाली कक्षक है। लीगेंड आएगा अपने भरे हुए कक्षक लेकर के, ये लीगेंड है, ठीक। इसके ऊपर देखो ऑर्बिटल इसका भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करेंगे? ओवरलैपिंग, याद है ना, अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों अतिव्यापन करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। जो ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड ऐसे बन जाता है ना, ठीक है ना, ऐसे। तो मतलब इनका मानना था, मतलब ये बताए कि जो CMa है वो उसके पास खाली कक्षक होते हैं, और जो लीगेंड आते हैं उनके पास भरे हुए कक्षक होते हैं। लोन पे इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और खाली कक्षक साथ ओवरलैप करता है, ऐसे बॉन्ड बनता है। और इस तरह के बॉन्ड को अगर याद करो क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझा सकते हो कैसे? नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है? देखो जैसे कि ये है N और NH3, ठीक है ना, NH3 ऐसे तो होता है, बोलो, एक लोन पे रहता है। अब एक भूखा नंगा हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? जब पैदा हुआ था इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, वो भी कोई ले गया इसका, अब बन गया H+ ना, मतलब कुछ बचा नहीं है इसके पास अब। तो अब बेचारा भटक रहा है, क्या करेगा? मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इस हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? नहीं, 2। एक तो इसका, एक खुद का, एक और चाहिए ना, ताकि स्टेबल हो जाए, क्योंकि आउटर सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए स्टेबल हो जाएगा ना, हीलियम के जैसा। सब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करता है ना, सब 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपने आयतन कोश में, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए खुश हो जाता है ना। तो अब क्या होगा? अब ना देखो नाइट्रोजन जो है इसके पास एक लोन पेयर बचा है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्या करेगा बताओ? ये ऐसे इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा ना, समझ आई नहीं आया? तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, थोड़ा सा तिरछा हुआ है, इसको सीधा सीधा मुझे बनाना चाहिए था, तो इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, H को यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है। जब बॉन्ड बना लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? NH4+, ऐसे अमोनियम, ठीक है ना। और याद होगा तुम लोग जो पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ बताए थे कि जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसका जो है अष्टक ही रहता है, इसमें कम ज़्यादा नहीं होता। अब ये देखो नाइट्रोजन के पास जो 2 होता है ना, ये साझा भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर साझा करेगा, देखो 5 थे, 3 साझा कर लिया, 5 3 कितना हो गया? 8। अब 8 से ज़्यादा नहीं कर सकता ना ये। अब इसके पास एक ही रास्ता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोई अगर आएगा लेने तो दोनों दे करके उसके साथ जुड़ सकता है बस, ठीक है ना। यही तो है ना उपसहसंयोजक बंध कितने प्रकार के पड़े थे? एक सहसंयोजक नहीं, एक कौन सा था? हाँ, सहसंयोजक बंध, जो इलेक्ट्रॉन साझा करता है, एक इलेक्ट्रॉन वो लेके आता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा लेके आता है। जैसे मान लो H, ये दोनों पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन दोनों एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ओवरलैप कर लिए, बॉन्ड बन गया ना। अब मान लो, लेकिन इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता था ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे। अब अगर इलेक्ट्रॉन होते तो इसके पास ना आता, तब तो जुड़ता ही नहीं है, फिर साझा नहीं कर सकता ना, ये साझा नहीं कर सकता। बोलेगा अगर साझा करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, कहाँ रखूँगा मैं? क्यों? इसके आयतन कोश में जो सेल होती है वो 8 इलेक्ट्रॉन से भर जाती है, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजक बंध। इसलिए देखो संयोजकता बंध सिद्धांत से मतलब ये सिद्ध हुआ, इसीलिए तभी ना शायद ये नाम भी पड़ा क्या? उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है ना। समझ आई नहीं है यार? तभी ये पता चला कि ये क्या, कौन सा यौगिक है ये जो नाम पड़ा है ना उपसहसंयोजक यौगिक, इसी वजह से। क्यों?
क्योंकि यही थ्योरी बताती है, संयोजकता बंध सिद्धांत ही बताता है कि लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्ड है कैसा है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब उपसहसंयोजक बंध है, ठीक है ना। और उपसहसंयोजक बंध कब बनता है, जब एक के पास खाली कक्षक एक भरे कक्षक हो तो ओवरलैपिंग हो जाए, ठीक है ना। और दोनों अगर हाफ फील्ड आते हैं तो कौन सा बंध बनता है, दोनों हाफ फील्ड अगर आए कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध, साझेदारी वाला ना। जैसे देखो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है ना, तो ये साझा करे, एक इधर साझा किया, एक इससे साझा किया, एक इससे साझा किया, एक साझा किया, बन गया बन ना हाफ फील्ड। ये भी आधा हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक फुल फील्ड होता है, एक खाली रहता है, और एक और बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। उसमें क्या होता है, उसमें एक के पास ज़्यादा रहता है वो त्याग देता है, ठीक है ना, और एक कम रहता है वो दौड़ के पकड़ लेता है वो, ठीक है ना। समझ नहीं यार, दौड़ के वो ले लेता है, एक त्याग देता है। जैसे कि NaCl की बात करें, NaCl में ऐसे होता है ना, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन ना, क्लोरीन इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। अगर साझा कर ले तो क्लोरीन तो मान लो चलो ठीक है, उसका तो काम बन जाएगा ना। क्यों, क्लोरीन को 8 पूरा करना है, 7 है। अगर एक साझा चाहे साझा कर ले तब भी पूरा हो जाएगा, साझा ना करे तो दे दे तब भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये साझा नहीं कर सकता, साझा करेगा तो 1 से दुइयत होगा, 8 कहाँ से पूरा होगा। तो क्या करेगा, ये इसको सीधा दे देगा। जब दे देगा, इसका अंदर का 8 पहले से कंप्लीट है, यही एक गड़बड़ कर रहा था, एक पड़ा था बाहर ना, अंदर तो रहता है ना 2, 8, 1, मतलब अंदर रास्ता पूरा था, एक की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही थी, वही एक छोड़ दिया, दे दिया उसको। अब इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, ये बना लिया क्या प्लस, और ये क्या बना लेगा माइनस। और जैसे प्लस माइनस बना, जानते हो प्लस माइनस अट्रैक्शन लगता है, तो जुड़ जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। क्या चीज़, ये वाला समझ आया, ये नहीं आया। अरे भाई हाइड्रोजन को 2 चाहिए, एक पहले से था, एक इससे साझा कर लिया, हो गया। ऐसे सारे 4 हाइड्रोजन मिल गए, चारों को 2 मिल गए, खुश हो गए। और कार्बन को 8 करना था, कार्बन को 8 मिल गए, ठीक। और यहाँ तो ये भटक रहा था, ये भी नहीं था, ये मिल गया। इसके पास खाली पड़ा हुआ था, बोला ले लो मेरा 2, बॉन्ड बना लो, ठीक है ना। समझा नहीं है, ये लोन देता है, ये पार्टनरशिप करता है, ये दान कर देता है, ठीक है, ये दान कर देता है, एकदम से त्याग देता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड, तो देखो, तो संयोजकता बंध सिद्धांत का पहला जो सिद्धांत है, उसमें पहला पॉइंट है वो यही है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, और लिगेंड जो है वो डोनर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इसको बना लो, ये चीज़ बना लो। ये बनाओ, इसको ये स्ट्रक्चर बना लो ना, बहुत काम का है, इससे याद रहेगा। नीचे वाला वो तो पढ़ चुके हो, बनाना इच्छा हो बना लो, उसमें क्या है, मना थोड़ी कर रहे हैं, मत बना। हो गया, नीचे लिखो अतः सेंट्रल CMA, सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु CMA, इलेक्ट्रॉन ग्राही, ब्रैकेट में लिख लो क्या पता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। इधर देखो, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही है ना, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही बताओ क्या है, अम्ल है कि क्षार है, अम्ल है ना। जो H+ देता है अम्ल है, जो H+ लेता है अमोनिया ले रहा है, क्षार है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अम्ल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन
ग्राही, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लुईस अम्ल, लुईस अम्ल, ब्रैकेट में लुईस अम्ल, अम्ल ब्रैकेट बंद, तथा लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, एक इलेक्ट्रॉन नहीं देता, पूरे जोड़े में देता है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ठीक है ना, क्या लिखे, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लुईस क्षार, ब्रैकेट बंद, की तरह व्यवहार करते हैं, की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, समझ आई नहीं है। अब उसके देखो, अगर देखोगे ना सिद्धांत बुक में ना तो बहुत सारे बनाते हैं ऐसे, इसी में इतना तोड़ तोड़ के ढेर सारा बना सकते हो। मेन चीज़ क्या बस समझना है, निकालना आना चाहिए। तो उसी में एक ही मिक्स करके पूरा लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कौन इतना बड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखो आप, इसी को दूसरा भी बना सकते थे जो लिखे थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, देखो अब होता क्या है, अब ये तो पता चल गया ना कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ये इलेक्ट्रॉन दाता है ना, है कि नहीं, ये लुईस अम्ल है, लुईस क्षार है। तो अभी दोनों ओवरलैपिंग तभी होगी जो एक दूसरे के पास आएंगे ना, ठीक है ना, समझ आएगी नहीं। तो लिखो आगे, लिखो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के कक्षक के ऑर्बिटल और लिगेंड के कक्षक अतिव्यापन के लिए ठीक है, क्या लिखे बोलो एक बार, CMA और लिगेंड के कक्षक, हाँ, अधिव्यापन के लिए एक दूसरे के समीप आते हैं। ठीक है ना, जब तक समीप आए ना तो अतिव्यापन होगा नहीं ना, ठीक। अब देखो एक चीज़ और, अतिव्यापन के लिए ना एनर्जी का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, ठीक है ना। अब मतलब क्या है कि अब जैसे ना ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन होता है, डी ब्लॉक वाले, डी ब्लॉक वाले की साइज़ बड़ी होती है तो ऑर्बिटल भी बड़ा बड़ा होगा, ठीक है ना। और लिगेंड कौन कौन से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, साइनाइड, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब रहते हैं ना, इनकी बहुत साइज छोटी होती है, इनके ऑर्बिटल छोटे छोटे होते हैं। और एक चीज़ देखो पढ़े थे ना, अतिव्यापन अच्छा तब होता है जब कक्षक मतलब जो ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। अगर ऑर्बिटल ना एक बराबर जैसे हैं तो ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। और अगर एक बड़ा सा ऑर्बिटल ले लें, एक छोटा सा ले लें, तो कहाँ से बॉन्डिंग है, उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, मतलब वो एक फिट नहीं हो पाते, ठीक है ना। अब मतलब फिट होने के लिए दोनों की साइज़ बराबर हो, साइज़ मतलब एनर्जी से है, तो एनर्जी जो ऑर्बिटल को होती है वो सेम होनी चाहिए। तो इसके लिए मतलब अब क्या है, सेम तो होती नहीं है, तो क्या करता है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन करवाता है, संकरण, इसीलिए संकरण करवाता है। मतलब ये क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम में कौन सा ऑर्बिटल खाली रहता है, इसका डी वाला ना, यस वाला तो भरा रहता है कि नहीं, और अंदर वाले भरे रहते हैं। तो क्या करता है, जो डी वाला है, डी वाला बड़ा सा रहता है, यस वाला छोटा सा रहता है, तो छोटा बड़ा दोनों मिक्स कर देता है, मिक्स कर देता है तो जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब लेवल में आ जाता है जिससे ओवरलैपिंग अच्छी हो सके, ठीक है। तो आगे लिखो, ठीक है ना। लिखो क्या लिखो है इसमें, अच्छी तरह अतिव्यापन, अगला पॉइंट लिखो, अच्छी तरह अतिव्यापन करने के लिए
अच्छी तरह व्यापन करने के लिए CMA के कक्षकों का संकरण, कक्षकों में संकरण होता है। के कक्षकों में संकरण होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो। लिखो संकरण के फलस्वरूप संकरण के फलस्वरूप यौगिक की ज्यामिति आदि का निर्धारण किया जाता है। ज्यामिति आदि का निर्धारण किया जाता है। कैसे करेंगे निर्धारण तो जानते हो, वो किसके आधार पे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख लो क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब संकरण। ठीक है, ये समन्वय संख्या है संकरण, और यहाँ पे क्या होगी, ज्यामिति। ठीक है ना, ज्योमेट्री क्या होगी, जैसे वहाँ पे पढ़े थे, वहाँ पे इस तरह फैक्टर लिखवाए थे। यहाँ पे अगर मान लो ना क्या हुआ, एस और पी, तो वहाँ पे एस पी था, तो यहाँ पे एस पी नहीं मिले। यहाँ मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आ रहा है, ठीक, 2 से कम वाला तो होता है, 2 से कम निकालने की जरूरत ही नहीं है। जैसे AgCl, तो क्या जरूरत है पढ़ने की। कोऑर्डिनेशन नंबर मिनिमम अगर 2 मिलेगा, उससे 2 पढ़ना नहीं है, पढ़ना केवल 4 और 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहेगा तो संकरण कौन सा होता है, SP। अब देखो वैसे SP भी होता है, SD भी होता है, PD भी होता है, कई होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे तो जनरली बस यही मान चलो क्या, SP है तो ज्योमेट्री कैसे होगी, लीनियर, मतलब रेखीय। ठीक है ना, और बनाते कैसे हैं इसको, बीच में रहेगा CMA, यहाँ पे लिगेंड होगा, और यहाँ पे सॉरी ये एरो जो इस तरफ है, लिगेंड क्लोन पेयर देता है ना, ऐसे दिखेगा। ठीक है, 180 डिग्री पे। अगर ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 3, तो हो जाएगा SP2। जरूरी नहीं SP2, क्योंकि ये D ब्लॉक वाले हैं, तो और फिर SD2 ही बनाता है। ठीक है ना, तो SP2 की जगह SD2 ही बनता है। अगर SP2 आए, मैं जनरली यही लिख चल रहा हूँ, चलो ऐसे लिख दे रहा हूँ, SD भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर SD2 भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मिलता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो, ट्राइगोनल पिरामिडल, नहीं ट्राइगोनल प्लेनर ना, क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतली, बीच में रहेगा CMA। ठीक है, ऐसे लगे होंगे 3 लिगेंड, बोलो। ऐसा रहेगा ना सेकंड वाले में। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिला, तो देखो यही तो पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, 4 मिलेगा तो इसका कन्फिगरेशन कई बनता है, एक बनता है SP3, SD3 भी बनता है, लेकिन बस 2 ही, एक SP3 पढ़ते हैं या फिर एक DSP2 पढ़ते हैं, वही है। ठीक है, तो एक काम करें, इसको नीचे लिख देते हैं। अगर SP3 मिला तो होगा टेट्राहेड्रल, क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक, और अगर DSP2 मिला, ठीक है, तो बनेगा क्या, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना, DSP2 मिला क्या मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल जानते हो ना कैसे बनता है, ये रहेगा CMA, नीचे तो याद दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसको चलो ऊपर बना दे। ये वाला नहीं, चलो ये एक बना दे। चलो इधर देखो, CMA है ना, तो यहाँ पे ऐसे बना लो, ये तो एक लिगेंड यहाँ रहेगा, एक लिगेंड यहाँ रहेगा, एक लिगेंड यहाँ रहेगा, एक लिगेंड यहाँ। याद है ना, ऐसे रहता है ना, ये बनता है, समझ आया नहीं यार। ठीक है ना, चलो इतना नोट करो, फिर ऊपर बनाएं।
इसको नोट करो। ये sp3 अगर आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 रहेगा तो हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। अगर sp3 मिला तो ज्योमेट्री ऐसे बनेगी, ठीक है। और अगर क्या नहीं लिखे, चल लिख लो। अरे यहाँ पे लिखे थे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे क्या लिखे थे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे ज्योमेट्री। ये तो दिख रहा है 2 है तो क्या रहेगा sp/sd, और ये लीनियर देखिए। 4 वाले में अगर मिलता है dsp2, dsp2 के लिए बनता है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर ऐसे होता है CMA। ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर होता है। नीचे वाला बना लिए हो, ये वाला हो गया नीचे ना, एक और 2 बचे हैं। चलो अगर 5 आता है तो 5 के लिए तो वही होता है जो पढ़ते आए sp3d2, ये होता है ना sp3d, हाँ सही करो। इसमें भी हो सकता है dsp3, लेकिन बनता है स्ट्रक्चर वही, कौन सा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, अगर सेंट्रल मेटर बहुत बड़ा रहता है तो क्या बनता है, क्या बनता है उसका बोलते हैं पेंटागन, ठीक है ना, पेंटागोनल प्लेनर भी कह सकते हैं। तो त्रिकोणी क्या बनेगा इसमें, त्रिकोणी द्विपिरामिडी कैसे बनता है, ऐसे ऐसे, यहाँ रहेगा CMA, यहाँ पे लिगेंड होंगे, ऐसे बनेगा, ठीक है। हाँ क्या हुआ, 6 कहाँ गया, 6 तो बाद में आता है यार, क्या 5 के पहले आता है क्या, 6 रहता है तो बनेगा यहाँ पे 2 sp3d2 या फिर d2sp3, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है d2sp3, ठीक है। लेकिन ख़ास बात क्या होती है, इन दोनों में ना जो ज्योमेट्री एक ही बनती है, कौन सी, अभी बनाए थे ढेर सारा, इसीलिए देखो इसमें हम जब 6 रहता है बार बार वही बनाते थे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चाहे जो आए इसको निकाल, 6 वाले निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे ये होगा चाहे होगा बनेगा ही। बस दिक्कत होती है क्या 4 वाले में,
4 वाले के लिए निकालना पड़ेगा sp3 है कि dsp2 है। तो यहाँ पे लिगेंड, 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 ऐसे बनता है। नाम क्या है इसका? ऑक्टाहेड्रल। क्या है? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। अष्टफलकी, ठीक है। हाँ, क्या चीज़ कह रहे हो? वो बाई पिरामिड होगा, बाई पिरामिड या द्वि पिरामिड, एक ऊपर एक नीचे ना यार, पी वाई है। अरे यार मेरे पास मॉलिक्यूल है, समझ में बताना, समझाएंगे इसको, इसीलिए तो यार रखे थे हम, ठीक है ना। अच्छा एक बना बनाया यहाँ रखा था, कोई निकाल दिया गया मुझे लगता है। ये वाला समझ आया यार बहुत अच्छे से। पांच बॉन्ड वाला यार मेरे पास है नहीं, 4 ठोर से काम चलेगा। देखो ये ऐसे लगेगा, चलो इसका ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे लगेगा, थोड़ा सा ये ऐसे झुका होगा, ये ऐसे, ठीक है ना, दिख रहा है। देखो CMA कौन है? ये बीच बीच में एलो है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम बीच बैठा रहेगा। एक लिगेंड ऊपर, एक लिगेंड नीचे, ये वाला, एक लिगेंड ये वाला, चाहे ये वाला समझ लो, एक ये वाला, एक ये वाला। जो इसमें ऐसे दिखा रहा है ना, ऐसे देखो, ऐसे है कुल लाइक, ठीक, मतलब तिरछा थोड़ा। अब बोर्ड में सीधे से बना नहीं सकते, ठीक है ना, तो ऐसे है ये। तो ट्राइगोनल मतलब देखो ये ट्राइगोनल है। बाई पिरामिडल मतलब एक पिरामिड देखो ऊपर से बनता है ना, मंदिर वाली जो चूनी होती है, ऐसे ऊपर से उठी रहती है ना, ऐसे, वही है पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड ऐसे नीचे बनेगा, ठीक है ना। तो ये है ये वाला। अब देखो ये वाला क्या हो गया? ऑक्टाहेड्रल, ये ऐसे रहेगा। चाहे जैसे देखोगे ये जो 4 दिख रहे हैं ना ऐसे ऐसे, ये वाले हैं, ठीक। ये ऊपर वाला ये है, ये जो नीचे है ये वाला है, ठीक, समझ नहीं आया। और उसके बाद जो है स्क्वायर प्लेन है, जो है ऐसे दिखेगा, ये 2 कम कर दो, ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। और टेट्राहेड्रल तो जानते ही हो कैसे बनता है। ये टेट्राहेड्रल ऐसे होता है, ठीक है ना, जो पीछे बनाए थे। मतलब अगर sp3 यही क्या sp3 आता है, या तो टेट्राहेड्रल ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, समझ नहीं आया। अब इसी को ना ऐसे थोड़ा सा ऐसे दबा करके, ठीक, ऊपर एक और लगा दें तो बन जाएगा ये, ठीक। और इसी में देखो एक ऊपर नीचे लगा तो बन जाता है, समझ नहीं आया। चलो यहाँ तक हो गया। अब आगे लिखो थोड़ा सा। तो इससे देखो क्या स्ट्रक्चर यहाँ तक बन गया ना। अब इससे कुछ चीज़ें और भी निकाल सकते हो, तो लिखो यदि क्या लिखो, यदि संकरण के बाद ठीक है यौगिक के कक्षकों में
यदि संकरण के बाद यौगिक के कक्षकों में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, ऐसा उपस्थित हो, तो वह क्या होता है? अनुचुंबकीय यौगिक कहलाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो उन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं। मतलब चुंबकत्व तो निकाल सकते हो, ये तो पढ़ाए थे ना, इसका फॉर्मूला ही बताए थे। तो नीचे लिख लो, लिखो, आगे लिखो, तथा यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण, तथा यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण नीचे लिखो म्यू, इसको ऐसे दिखाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n+2, जहाँ ये n क्या है? जहाँ n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी है, जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसको यहीं पे रख दो n की जगह, सॉल्व करोगे म्यू बराबर पता चल जाएगा। ठीक है कि चुंबकीय, अगर चुंबकीय है तो चुंबकीय आघूर्ण कितना है। ठीक है, इस तो जानते ही हो। ठीक है ना, समझ आई नहीं आया? तो ये हो गई थ्योरी। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन चलो इतना वैसे बहुत है मेरे हिसाब से। यूपी बोर्ड में इससे ज़्यादा तो नहीं आता।